सजल सुन लेगा बेटा। हमारी जो पहली वाली बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है सारी, ठीक है। हमने उसके सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए हैं। तो आप लोग अब सेकंड बुक स्टार्ट करोगे, लेकिन वीक में एक बार उसको जरूर रिवाइज करते रहना, बीच बीच में किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस उठा के करते रहना, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन बना रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी बुक 2 की। बेटा सबसे पहले थोड़ी सी बातें सुन लो इसकी, है ना। देखिए हमारी जो बुक 2 है इसमें 2 चैप्टर हैं बस। खुशी भी मिली ना 2 चैप्टर सुन के, बस 2 ही चैप्टर हैं इस बुक में, समझ रहे हो। लेकिन आपको बता दूं बेटा, ये जो बुक है इसकी जो टोटल वेटेज है वो 24 मार्क्स की है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता ना, तो अब बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए इस बुक की वेटेज है 24 मार्क्स की, ठीक है जी। और इसमें चैप्टर टोटल कितने हैं? 2। पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, या इशू ऑफ शेयर्स भी कहते हैं बच्चे इसको, और इशू ऑफ शेयर्स भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है जी। और दूसरे चैप्टर का नाम है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स। पहले एक चैप्टर और हुआ करता था, इसके बाद तीसरा, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो अब का भी पिछले 2 साल से नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, और इस बार भी नहीं है, ठीक है जी। तो आपके कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। और मजे की बात बताऊं, इसमें जो ये वाला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स या इशू ऑफ शेयर्स वाला, बेटा इस अकेले चैप्टर की जो वेटेज है ना बोर्ड में, वो है 15 to 18 मार्क्स की। कितने की है? 15 से लेकर 18 नंबर की। और बच्चों इसकी जो वेटेज है वो है 6 से 9 नंबर की। मतलब अगर ये 18 का आया तो ये 6 का आएगा, ये 15 का आया तो ये 9 का आएगा। ये होता है इनका, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये 9 नंबर का और ये 15 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक है जी। एमसीक्यू वगैरह भी आता है और एक 6 नंबर क्वेश्चन इसका आता ही आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन कौन सा आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इससे जो क्वेश्चन आता है ना 6 नंबर का, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो फटाफट, अगर नहीं किया अभी तक, है ना जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, ठीक है। तो बेटा लेकिन बताएंगे तभी जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, वो टॉपिक करेंगे, ठीक है जी। बाकी रिवीजन के टाइम में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो तो आपको पता ही होता है, ठीक है जी। अब बात समझो बेटा, इस चैप्टर में ये जो 15 नंबर का चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने ये चैप्टर पूरा अच्छे से कर लिया ना, तो आपका ये वाला चैप्टर 80% हो जाना है। 80% बोलो, क्योंकि 20% में जो इसमें 6 नंबर का जिससे क्वेश्चन आता है उस 20% से ही आता है। यानी कि टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का एक टॉपिक आता है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का जो वो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है जी। बाकी 80% चीजें दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। करेंगे उसको भी बहुत अच्छे से, ऐसी बात नहीं उसको नहीं करेंगे, दोनों को अच्छे से करेंगे, पर पहले इसको करेंगे, ठीक है जी। समझ में आ गई आपको बात। तो बेटा बुक 2 24 मार्क्स की है, 15 से 18 का और 6 से 9 नंबर का है। इतनी ही बातें हैं। और इस बार जो चांसेस हैं, अब तक क्या होता था, इसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन प्रोराटा का सीधा एंट्री करने को आता था, लेकिन इस बार जो चांसेस हैं वो किसके ज़्यादा हैं? अकाउंट बनाने के। अब आपसे एंट्री नहीं कराएगा क्वेश्चन, अब आपसे सीधा क्या कहेगा, भाई फोर फ्यूचर अकाउंट बना दो, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बना दो, ठीक है जी, या कैपिटल अकाउंट बनवा ले। समझ में आ रही है बात। या फिर जो आपका बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन पहले 4 नंबर में आता था, अब वो हो सकता है इस बार 6 में आ जाए, और जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन 4 में आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आराम से समझेंगे। पहले जनरल एंट्री सीखेंगे, फिर अकाउंट बनाना सीखेंगे, और अकाउंट डायरेक्ट बनाना सीखेंगे। बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, वरना आपने सुना होगा अक्सर ना, बच्चे पेपर देने के बाद, अभी हाफ रिलीज हुए थे, ठीक है, तो बच्चे कह रहे थे उधर वाले बैच के कि सर पेपर छूट गया, लेंदी था। लेंदी नहीं था पेपर, बेटा पेपर छूटता है किस वजह से? क्योंकि आप लोग ना थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हो। और वो गड़बड़ क्या होती है, किसी क्वेश्चन में आपसे लेजर अकाउंट बनवाने के लिए बोला है, तो आप पहले क्या करोगे, उसकी जनरल बनाओगे, फिर लेजर बनाओगे। अच्छा, रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में सर हमसे जनरल कराता है, तो हम पहले क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, रिवॉल्यूशन फिर जनरल करते हैं। तो ऐसी गलतियां करोगे तो पेपर छूटेगा ही। समझ में आ रही है बात। लेकिन मैंने आप लोगों को दोनों चीजें इसलिए सिखाई हैं, जनरल वाली अलग सिखाई है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है तो क्या करना है वो भी सिखाया है, ठीक है। बाकी रिवीजन में सीखेंगे और अच्छे से, क्लियर है जी, समझ में आ गई यहां तक बात। तो इसलिए
पूरा फोकस अभी पहले हम किस पे रखेंगे, पहले जर्नल करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे डायरेक्ट वाले, ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे, मतलब कुल मिला के ये, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, किसके बारे में, कंपनी के बारे में, ठीक है जी। आओ बेटा, इसमें सबसे पहले जब भी शेयर्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नंबर पे एक बात आती है, और वो बात है कंपनी की। क्या बात है, कंपनी की, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कितने दिन में खत्म होगा चैप्टर, जैसे 15 नंबर से 18 नंबर की वेटेज है तो ये तो बड़ा चैप्टर है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बेटा आपको मैं सही बताऊं, इस चैप्टर में कम से कम लगेंगे हमारी 8 से 10 क्लास। अगर आप अच्छे से घर पे क्वेश्चंस भी करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बट मैं कम से कम 8 से 10 क्लास लेने वाला हूँ इस चैप्टर की, क्योंकि मुझे ये अच्छे से कराना है, ठीक है ना, तो इसलिए समझो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कंपनी की। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि बच्चों कंपनी क्या है, तो आप क्या बताओगे, बताओगे कोई कंपनी क्या है? अब मैं अगर कंपनी की डेफिनेशन बोलूंगा तो आप लोग कहोगे, हंसोगे बिना बात में, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूं। बेटा देखिए, हर चीज का एक कानून होता है, आपको पता है। कम पार्टनरशिप पीछे पढ़ा था आप लोगों ने, तो पार्टनरशिप पे भी एक कानून था जिसका नाम क्या था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद है, भूल गए? अभी तो रिवीजन भी कराया था पिछली क्लास में। क्या था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या है, कंपनी है, तो कंपनीज पे क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट कौन सा सर, कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा लगेगा जी, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। तो ये जो इसकी डेफिनेशन आपको दी है वो किसने बताई होगी, कंपनीज एक्ट ने बताई है। और बेटा कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन ने बताई है वो भी लिख देता हूं। एज पर, ध्यान रखना, सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कहता है कंपनी के बारे में क्या, ध्यान से सुनना। कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी। रुका नहीं मैं यहाँ पे, है ना। अब कंपनी मीन्स अ कंपनी, सा कंपनी का मतलब कंपनी, ये क्या हुआ, नहीं। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब, अरे भाई कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर्ड हुई है। क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। किसमें, इस एक्ट में। इस एक्ट से जब भी बात होगी तो ये कंपनी एक्ट 2013 की बात होगी, ठीक है जी। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या पिछला कोई कंपनी लॉ रहा हो। भाई अगर 2013 की बात करो, 2013 तो अभी 11 साल पहले था जी। क्या 11 साल से पहले कोई कंपनी नहीं बनी होगी? सर बनी होंगी, बहुत सारी कंपनियां जो पीछे बनी है। तो बेटा वो कंपनीज क्या कंपनी नहीं मानी जाएंगी, मानी जाएंगी। तो इसीलिए बोला गया अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या इससे पिछले किसी कंपनी लॉ में। जैसे पहले था कंपनी एक्ट 1956, तो हो सकता है उसमें जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं वो सब क्या हैं, कंपनी है। बात समझ में आई? तो कंपनी की डेफिनेशन क्या बनी, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में। कंपनी मीन्स, बोलो जल्दी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है जी। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। बेटा इनकॉर्पोरेटेड अंडर, बताओ, दिस एक्ट। बेटा दिस एक्ट से मतलब समझ रहे हो क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है जी। तो कंपनी की डेफिनेशन याद रखना। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात? अब बेटा मैं आपको ये थ्योरी क्यों बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको मत समझो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज जो बनते हैं ना वो थ्योरी बेस ही बनते हैं। कुछ एमसीक्यूज थ्योरी बेस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेस होते हैं। अब इसको आप थ्योरी समझो तो थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल ही एक तरीके से, ठीक है जी। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी। समझ में आ रही है बात? आपको कंपनी की डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। कोई पूछ ले कंपनी क्या है तो बता देना, क्या बताओगे? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर है जी? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले फीचर्स, ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। बेटा कंपनी के फीचर्स क्या हैं? जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी थी,
तो पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स थे, ठीक है जी। तो वैसे ही कंपनी के भी कुछ फीचर्स हैं क्या? बिल्कुल। तो वो फीचर्स क्या क्या हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो फीचर्स को याद रखने का एक छोटा सा, ये बस आप याद रखना, PLASTIC, क्या बन गया ये? प्लास्टिक। डबल सी वाला है ना, टिक बोलेंगे इसलिए। क्या बन गया? प्लास्टिक। तो बेटा ये कंपनी के क्या हैं? फीचर्स हैं। सर कैसे मजाक कर रहे हो, प्लास्टिक फीचर्स कैसे हो सकते हैं? बेटा प्लास्टिक ही फीचर है, बात समझिए। आओ मैं बताता हूं कैसे। इसमें जो पहला P है हमारा, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन। अभी बात करेंगे आखिर होता क्या क्या है ये, ठीक है ना। तो पहला क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। बेटा दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे क्या आता है? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। चौथा सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है जी। देन T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। I से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस। समझ में आई बात? बच्चों C से क्या है फिर? कॉमन सील, ठीक है जी। और लास्ट वाले C से क्या है सर? कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड, कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड। बात समझ में आ रही है जी? ये हमारी कंपनी के फीचर्स हैं। और फीचर्स क्या हैं? प्लास्टिक। बात समझ में आई? बेटा P से क्या है पहला? परपेचुअल सक्सेशन। हाँ जी बोल लेंगे एक बार। P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। A से आर्टिफिशियल पर्सन, A से क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, S से क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। T से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, T से क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। I से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, I से क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है जी। देन C से क्या है? कॉमन सील। और लास्ट वाले C से क्या है? कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड। बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई दिक्कत? सर याद तो हो गए, लेकिन इनके मतलब कौन बताएगा? मतलब भी बता दीजिए। अरे हम बताएंगे मतलब। सुनो बेटा, सबसे पहले नंबर पे आप ध्यान से देखिए क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन कहता है कि भाई मेंबर्स आए या मेंबर्स जाएं। बेटा देखो कंपनी जो होती है ना, आपको पता है ना, कंपनी अलग मेंबर्स अलग, है ना। ये कौन बताता है आपके हिसाब से? क्या लगता है सर? मेंबर्स और कंपनी कौन है? दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो इसको कौन बताता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी अभी बता दिया, ये वाला, ठीक है ना। मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। कंपनी कोई भी काम कर रही है तो उससे मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात? सर देख तो सकते हैं, बिल्कुल भी मेंबर हैं, देखने का हक है उनको, मालिक है वो कंपनी के। क्लियर है जी? लेकिन जब बात आती है सर किसकी? परपेचुअल सक्सेशन की, तो कंपनी कहती है कि भैया आप आओ और जाओ, आपके आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा कंपनी मेंबर्स से नहीं चलती है। कभी आप सोचो कि मेंबर्स सारे चले गए तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं। मेंबर्स आए या मेंबर्स जाएं, कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये कौन कहता है? परपेचुअल सक्सेशन। बात समझ में आई? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ में आ गया? तो बेटा परपेचुअल सक्सेशन कहता है मेंबर्स आए या मेंबर्स जाएं, कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात?
एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक पब्लिक कंपनी है जिसके 7 मेंबर हैं, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 7 होनी चाहिए, आगे पढ़ेंगे। वो सातों के सातों मेंबर घूमने गए थे और बेचारे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, गाड़ी खाई में पलट गई और सातों के सातों एक साथ मर गए। कंपनी चलेगी, बंद हो जाएगी? कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चाहे मेंबर सारे बंद हो जाएं। मेंबर्स बंद मतलब मेंबर्स चाहे सारे चले जाएं। समझ में आ रही बात? तो बेटा ये कौन सा वाला वो बताता है आपको फीचर जो है कंपनी का? परपेचुअल सक्सेशन। ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, भाई आपको एक केस स्टडी दे दी और आपसे पूछा बताओ क्या कंपनी चलती रहेगी कौन से फीचर की वजह से, तो आपको बताना पड़ेगा ना जी। परपेचुअल सक्सेशन कहता है इस बारे में कि सारे मेंबर खत्म भी हो गए तो भी कंपनी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? चलो फिर बेटा दूसरे नंबर पे क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, आपको याद है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते थे उनकी लायबिलिटी कैसी होती थी? अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड थी सर? अनलिमिटेड तो थी, ये तो बात तय है। यानी कि अगर वहां पे जब वो बिजनेस को बंद भी कर रहे हैं, डिसोल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का, अगर पैसा कम पड़ा तो पार्टनर घर से लेके आएंगे। ये बात पढ़ा था ना हमने, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन सर क्या कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी? भाई कंपनी है तो कंपनी में तो जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। कैसी होती है? लिमिटेड। और लिमिटेड कितनी? बेटा लिमिटेड में बात समझना ध्यान से। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है जी, ध्यान से समझना। मेरे पास एक कंपनी के कुछ शेयर हैं, ठीक है जी, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बात समझो। मेरे पास कंपनी के 500 शेयर हैं। एक शेयर की जो फेस वैल्यू 10 रुपया है मान लेते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये, ठीक है जी। मैं उस कंपनी को ऑलरेडी 8 रुपये दे चुका हूं। मैं ऑलरेडी कितने रुपए दे चुका हूं? 8 रुपये पे कर चुका हूं। यानी कि 500 शेयर पे 8 के हिसाब से 8 पंजे कितने होते हैं जी? 40। तो कितने रुपए दे चुका हूं मैं? 4000। 4000 हुए? 40,000 हुए? 4 ही तो हुए बेटा। कुछ सागर कितनी बार का है बेटा? कैलकुलेशन ठीक कर ले अपनी। 5000 इंटू 8 करोगे तो 40,000 होता है, तो 500 इंटू 8 तो 4000 ही होगा ना जी। बात समझो, तो कितना होगा जी? 4000। समझ में आ रही है बात? तो मैंने 4000 रुपये कंपनी को ऑलरेडी दे दिए, ठीक है जी। कितने रुपए और बचे? अगर कल को कंपनी पे, उस कंपनी पे कोई भी प्रॉब्लम, भाई मैं भी तो मेंबर हूं ना, कंपनी का मालिक हूं मैं, समझ रहे हो भाई? अगर आप किसी हाँ हाँ सिंपल सी बात, हंस रहा है बताओ। अरे भाई मेरे पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो भाई मालिक हूं मैं उस कंपनी का, मेंबर हूं, समझ रहे हो नहीं बेटा? जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी का मालिक होता है। शेयर होल्डर जिसको आप बोलते हैं वही तो मेंबर होता है। तो मैं भी तो मालिक हूं ना। तो मुझे बताओ अगर कल को कंपनी पे कोई समस्या आई, मैं लायबल होऊंगा नहीं होऊंगा? मैं लायबल होऊंगा नहीं होऊंगा? होऊंगा। कितने अमाउंट के लिए? बात समझो, फिर से समझो। भाई मेरे पास कंपनी के कितने शेयर हैं? 500 एट द रेट 10 ईच। तो बेटा मेरे को टोटल कितने रुपए देने थे कंपनी को? 5000। कितने रुपए देने थे? 5। ऑलरेडी कितने रुपए दे चुका हूं? 4000। तो कितने रुपए और बचे? 1000। तो भैया देखो जो 4000 रुपए मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कंपनी को, वो तो कंपनी के पास है, वो कंपनी की लायबिलिटी। अगर कंपनी सही चलती है तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1000 रुपए है। और वो कब है? जब कंपनी वाउंड अप होगी तब। ऐसा नहीं कभी कंपनी कभी भी कह दे, कंपनी मांगेगी पैसे तो मैं दूंगा। भाई कंपनी जब फाइनल कॉल करेगी मेरे से तो मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन वैसे मेरी लायबिलिटी जो मैक्सिमम बन रही है वो कितनी बन रही है जी? 1000 रुपए की बन रही है। मैं 1000 रुपए से ज्यादा 1 रुपए के लिए लायबल नहीं होऊंगा। तो क्या मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हुई या नहीं हुई? लिमिटेड हुई ना। समझ में आई बात? तो बेटा कंपनी के शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कैटेगरी में आया। मेरे पास 500 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, मैं 8 रुपए दे चुका हूं, तो 2 रुपए के लिए लायबल होऊंगा एक शेयर पे। तो 500 पे कितने के लिए होऊंगा? 1000 के लिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगला पॉइंट समझना। अच्छा चलो, एक कंपनी के शेयर और है मेरे पास। सर क्या आप एक साथ 2 कंपनियों के मालिक? मैं तो 15 कंपनियों का मालिक हूं।
समझो मेरी बात। मेरे पास 15 से 20 कंपनियों के शेयर्स है, तो मैं 15 से 20 कंपनियों का मालिक हुआ नहीं हुआ? बेटा मालिक मतलब मेंबर। तो मैं 15 कंपनियों का मेंबर हूं, तो मैं क्या उन 15 कंपनियों के लिए लायबल होऊंगा? बिल्कुल होऊंगा, लेकिन सिर्फ कितने अमाउंट के लिए होऊंगा? जितना मैंने अभी पे नहीं किया है, जो मतलब कंपनी ने अभी मांगा भी नहीं है और मैंने अभी पे भी नहीं किया है। समझ में आ रही है बात? तो सपोज करिए दूसरी कंपनी के मेरे पास 1000 शेयर हैं। कितने रुपए? मेरे पास शेयर कितने? 1000, और मैं अभी तक सिर्फ 6 रुपए पे किए हैं उसके। कितने रुपए पे किए हैं? 6। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है उस कंपनी के लिए? 1000 पे 4 के हिसाब से 4000। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बेटा ये लिमिटेड बाय शेयर्स क्लियर हुआ। कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी तो आपको पता ही होगा, है ना? जैसे आपको मैंने बोला, कंपनी को कुशागर ने किसी कंपनी को गारंटी दे रखी है कि कंपनी, अगर मान लो हमारी कंपनी है, उसको कुशागर ने गारंटी दे रखी है, मैं कंपनी हूँ, इसने मुझे गारंटी दी है कि कंपनी अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं 1000 करोड़ के लिए लायबल रहूंगा। 1000 करोड़ की गारंटी दे रहा हूँ, मैं दूंगा। वो अलग बात है, उसने देखे नहीं बेचारे ने। समझ में आ रही बात? क्लियर है जी? कह रहे मैंने सर करोड़ नहीं देखा, आप 1000 करोड़ कह रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, देख लोगे, बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी देखोगे आराम से। सुनो, समझ में आई यहां तक की कहानी? तो बेटा ये लायबल अगर होगा कल, तो कितने के लिए लायबल होगा? सर जितने की गारंटी दी है। लेकिन इसकी गारंटी अराइज कब होगी? जब कंपनी बंद हो रही होगी, वाउंड अप के समय पे। सर कंपनी बंद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके कुछ नियम कानून हैं जो कंपनीज एक्ट में लिखे हैं, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं हम, कंपनी को वाउंड अप कर सकते हैं, पर आसानी से नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तो बेटा दूसरी क्या हो गई? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या हो गई? कंपनी लिमिटेड बाय। एक और होती है, कौन सी होती है सर? तीसरी वाली क्या है जी? एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो गए, एक लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, तीसरी क्या है सर? दोनों, लिमिटेड बाय बोथ। कुशागर ने 1000 करोड़ की गारंटी भी दे रखी है, लेकिन इसके पास कंपनी के 10,000 शेयर भी हैं। तो इसकी लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? मान लो 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए बचे हैं, तो 10,000 इंटू 2 20,000 वो, प्लस 1000 करोड़ वो, तो टोटल लायबिलिटी हो गई ना इसकी 1000 करोड़ प्लस 20,000। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो वो है लिमिटेड बाय बोथ। लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। समझ आ गया जी? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है ना? अगर मैं बात करूं, पर्सन हमने पढ़े थे 11th में भी, 3 प्रकार के थे, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी? नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? जिनको नेचर ने, कुदरत ने बनाया है, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल, जिसको इंसान ने बनाया है ना जी, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है या बनाई गई है। समझ में आ रही बात? तो आदित्य आप कौन से में आते हो, नेचुरल या आर्टिफिशियल? कह रहा आर्टिफिशियल है। हे भगवान, अरे बेटा आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल है। समझ में आ रही बात? कह रहा इंसान ने तो बनाया, बताओ जी। गंदी बातें। बेटा सुनो, नेचुरल पर्सन हो आप, ठीक है, याद रखना। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी वगैरह होती है ना, जितनी भी कंपनी, फर्म, सोसाइटीज, ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं, ठीक है ना। तो अब मत बोलिए किसी और के सामने, अल्लाह बेइज्जती कराते रहते हैं। बताओ समझ में आ गया बेटा? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगले पे चलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी तो पहले ही समझा चुका हूं, कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, दोनों अलग अलग होते हैं। अगला पॉइंट है सर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से किसी तीसरे पर्सन को? जी हाँ, तभी तो मेंबर्स के जाने के बाद कंपनी चल सकती है। अगर शेयर से ट्रांसफर नहीं होंगे फिर तो मेंबर्स के साथ साथ चलेगी। समझ में आ रही है बात? तो सर कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी बोल रहा हूं, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है जी। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से फिर वापस पहले को भी आ सकते हैं, ठीक है जी, डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
बेटा नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ऑलरेडी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कंपनी क्या होती है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है ना, जिसको रजिस्टर्ड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो जैसा जैसे फॉर्मेट जो तरीका कंपनीज लॉ में दिया है रजिस्ट्रेशन का, उसी हिसाब से इसको क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसीलिए इसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है जी, एक ऐसी एसोसिएशन, ऐसी कंपनी जो क्या हुई है, रजिस्टर्ड की गई है एज पर लॉ। ठीक है जी, जो रूल्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है बेटा सी फॉर कॉमन सील। ये क्या होता है? अब देखो, कंपनी हमारी तरह नेचुरल तो है नहीं भाई, हमें अगर सिग्नेचर करना है तो हम तो सर पेन लेंगे, हाथ में उठाएंगे और फटाफट से साइन मार देंगे। लेकिन क्या कंपनी साइन मार सकती है ऐसे? नहीं। लेकिन सर अगर कंपनी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बैंक अकाउंट या कुछ भी होता है कंपनी का, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको भी तो सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो सर कंपनी के साइन कैसे होते हैं, कैसे होते हैं कंपनी के? बेटा स्टाम्प के थ्रू होते हैं ना, वो मोहर जिसको हम बोलते हैं, है ना जी। तो कंपनी का तो एक ठप्पा होता है जी, लग गया, हो गई जी, सील बन गई उसकी। तो ये क्या है, और कुछ नहीं है बच्चों, ये होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील बोले तो ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। क्लियर, समझ में आ गई बात? लेकिन अब जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी टू शू। बेटा शू वाला मतलब गलत मत समझना, एंड टू बी शूड, है ना जी। कैपेसिटी टू शू, शू का मतलब क्या होता है? शू नहीं बोला मैंने, नालायक। हाँ, SUE। आप लोगों ने एक मूवीज में डायलॉग सुना होगा, आई विल सी यू इन अ कोर्ट, है ना जी। तो बहुत से बच्चे मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर की बात बताता हूँ आपको, मैंने ऐसे ही कुशाग्र से बोला, मैंने कहा आई विल सी यू इन अ कोर्ट, कह रहा इसका मतलब, अरे 11th में, लास्ट ईयर 11th में नहीं था, कह रहा मैं लास्ट ईयर का, मैं 2 साल से थोड़ी पढ़ रहा हूँ आपके पास, या 12th में। सुनो, तो मैंने इसको ऐसे बोला, आई विल सी यू इन अ कोर्ट। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? क्या सर आप यही तो कह रहे हो, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। अरे बेटा वो शू होता है, सी नहीं बोला मैंने। ये क्या बच्चे क्या सोचते हैं मूवीज में डायलॉग समझने को, आई विल सी यू इन अ कोर्ट, बट वो सी नहीं होता बेटा, शू होता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में केस करूंगा। समझ में आ रही बात? सो शू का मतलब क्या होता है, केस करना। क्लियर, समझो, समझ में आ रही है बात? शू का मतलब क्या होता है, केस करना। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या है सर, कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड का मतलब क्या है कि यहां पे कंपनी के पास वो कैपेसिटी है, वो जिसको चाहे उसको केस कर सकती है बिना बात के, नहीं अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तभी करेगी। और बेटा वो खुद भी केस हो सकती है। आप लोगों ने देखो, आप भली बात ही जानते होंगे, वो एक एड आती थी ना रेड बुल की, रेड बुल गिव्स ऑफ विंग्स, उड़ने वाली। हाँ, गिव यू विंग्स, वही एक ही बात है, जो भी था पता नहीं, तू ज्यादा ध्यान से देखता है ना, आर्टिफिशियल है ना, तो इसलिए। सुनो, देखा है आपने वो एड? अभी भी शायद आता है, अब तो पहले उन्होंने शायद केस, हाँ, तो रेड बुल गिव्स यू विंग्स जो भी होता है वो। तो अब उसने क्या किया, किसी व्यक्ति ने वो काफी सारी रेड बुल ड्रिंक कर ली और छलांग लगा दी छत से, पैर वैर टूट गए बेचारे के, और उसने जाके कोर्ट केस कर दिया। सुना आप लोगों ने? नहीं तो शायद पता नहीं कितना, $120 पता नहीं कुछ था उसका, हाँ, कॉम्पनसेशन मिला था। 120 मिलियन था, पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोग गूगल कर लेना क्या था, है ना जी। अरे नहीं 120 मिलियन होगा शायद, आई थिंक, हाँ, कुछ मिलियन डॉलर्स थे, तो अच्छा खासा अमाउंट था भाई, एक बार चेक कर लेना, गूगल कर लेना इतना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, उस व्यक्ति ने कंपनी को स्यू किया, समझ रहे हो? नहीं, अगर कंपनी के साथ कोई गलत करेगा तो कंपनी उस व्यक्ति को स्यू कर सकती है, नहीं। तो वही कह रहा है बेटा ये वाला फीचर कि कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड, कंपनी केस हो भी सकती है और कंपनी केस कर भी सकती है। समझ में आ गई बात? फीचर्स क्लियर है अच्छे से? तो बेटा ये थे हमारे इसके फीचर्स, याद रखना, PLASTICC, P से परपेचुअल सक्सेशन, L से लिमिटेड लाइबिलिटी, A से आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है जी, S से सेपरेट लीगल एंटिटी, S से सेपरेट लीगल एंटिटी, T से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, I से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, C से कॉमन सील, और C से कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलो फिर
समझ में आई बात? तो बेटा ये था हमारा कंपनी की डेफिनेशन और फीचर्स, ठीक है। तो बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं।